तो अगर तो आप कंट्रोवर्सी को डिस्कस करते हुए अपने दिनों नहीं हफ्ते ज़ाया कर लेते हैं, जिस तरह रिसेंटली कॉम ने किए हैं, जब एयरपोर्ट के ऊपर किसी ने किसी को गाली दी, उस पर एक तबका दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरा पहले को दे रहा है। पूरा हफ्ता पाकिस्तान का पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये था विच वॉज एब्सोल्युटली ब्रेन डेड इन नेचर। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये समझते हैं कोई पॉलिटिशियन किसी इंटरव्यू में किसी को बैठ कर कहेगा चलो भाग जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, इसके ऊपर मीम्स बनेंगे, या फिर किसी फीमेल एक्ट्रेसेस से कोई ये सवाल कर लेगा कि आपके माजी के रिलेशनशिप्स और आपकी जो वीडियो लीक हुई हैं इनके ऊपर आपका क्या जवाब है, इस पर बैठ कर कॉम एक हफ्ता अपना वक्त बर्बाद करेगी। और साथ साथ ये कि कौन सा डेली व्लॉगर ऐसा है जिसने रिसेंटली अपनी बीवी को तलाक भेज दी है, इसके ऊपर उसको 2-3 मिलियन व्यूज़ रोज़ के देने हैं, उस पर भी वक्त बर्बाद करना है। तो अगर तो ये सारा कुछ आपको चाहिए तो पहला डिस्क्लेमर आपके लिए ये है कि जिस रफ्तार से आप इस यूट्यूब वीडियो पर लैंड हुए हैं, इसी रफ्तार से वापस चले जाइए, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फैक्ट हैवी, एक्सट्रीमली बोरिंग, नर्व क्रशिंग, full of data, plethora of data is going to be thrown at you. And apart from that, there is nothing entertaining about it because it is going to be an extremely complex issue of national significance. इसीलिए जो ये सब सीख करने के लिए यहाँ पर पहुँच गया है, ये जगह उसके लिए नहीं है, वो जा सकता है। तो आज हम एड्रेस करेंगे कि रिसेंटली टीवी की स्क्रीन्स और सोशल मीडिया पे एक बात होते हुए आपने आज से 2 हफ्ते पहले देखी होगी, जिस पे ये कहा जा रहा था कि सनलाइट टैक्स लगाया जा रहा है। सूरज की रोशनी पे टैक्स क्यों लगा रहे हो? छत के ऊपर मैंने सोलर स्ट्रक्चर लगाया, अपने घर की छत के ऊपर, जो कि छत भी मेरी है, घर भी मेरा है, सोलर स्ट्रक्चर भी मैंने लगाया, टेक्नीशियन भी मैंने बुलाए, पैसे भी मैंने इन्वेस्ट किए, प्लेट भी मैंने खरीदी, बैटरी भी मैंने खरीदी, इन्वर्टर भी मैंने खरीदा, पैसे मैं हुकूमत को क्यों दूं? ये बात आपने तब सुनी जब फरवरी के लास्ट पे और मार्च के शुरू में जो एक पॉलिसी रिव्यू हो रहा था सोलर को लेके, उसके बाद कुछ खबरें ऐसी आ गई जिसको डिस्कस किया गया, जिसमें से कुछ वापस ली गई, कुछ अब भी अप्लाइड है। तो पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे कि सोलर की सिग्निफिकेंस क्या है। पाकिस्तान में खामोशी से एक बहुत बड़ा इनकलाब जो सोलर रेवोल्यूशन के तौर पे आया है, क्योंकि अगर 1 मिनट की पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर की रील बनाए ना और किसी रिहायशी इलाके के ऊपर ड्रोन उड़ा दें, तो आपको 50 से 60% घरों की छतों के ऊपर सोलर प्लेट्स नज़र आएंगी। पाकिस्तानियों के किचन में इतनी प्लेट्स नहीं है जितनी छत के ऊपर हो गई हैं। यही बताने के लिए हम आ जाए हैं। और सेकेंडली ये कि इस साजिश के पीछे, हर साजिश के पीछे वैसे तो अमेरिका होता है, लेकिन इस साजिश के पीछे चीन है। ये भी आपको हम बताएंगे वो किस तरह। साथ साथ ये कि नेट मीटरिंग का मामला कैसे ख़त्म हुआ, डिस्कोस की वजह से कितनी बिजली पाकिस्तान में बर्बाद हो जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल आप सबका ये रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन यानी कि बिजली की पैदावारी सलाहियत उसकी डिमांड से बहुत ज़्यादा है, तो फिर लोड शेडिंग का अजाब हम पे क्यों नाजिल हो गया, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। साथ साथ इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर सोलराइजेशन को हम प्रमोट करें और अपनी गाड़ियाँ ईवी के ऊपर ले आएँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ले आएँ, तो कितना कुछ यहाँ पे ठीक हो सकता है। फिर पेट्रोलियम प्राइस में क्यों वारदात की जाती है, और साथ साथ लॉकडाउन 9 बजे क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं आपको शादियां करने दे रहे, 10 बजे क्यों हॉल बंद कर रहे हैं, 9 बजे क्यों दुकान बंद कर रहे हैं, हालांकि सर पैर कोई नहीं है सारी पॉलिसी का। ये भी एक्सप्लेन करेंगे और सोल्यूशन क्या है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए बोर होने के लिए तैयार हो जाइए। रिसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान ने एक सोलर बूम को एक्सपीरियंस किया है। अर्ली 2026 के अंदर 34 गीगावाट्स 34 गीगावाट्स बिजली पैदा होती है सिर्फ शमसी तवानाई से। इसमें ओवरवेलमिंग डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि ये नेशनल ग्रिड से एसोसिएटेड नहीं है। इसकी मेजॉरिटी 28 गीगावाट्स बिजली जो है वो रूफटॉप सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, डाटा ये कहता है। और इसके अलावा जो यूटिलिटी स्केल के सोलर प्रोजेक्ट्स हैं जो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं, वो एक माइनर शेयर रखते हैं तकरीबन 1.5 गीगावाट्स का, वो भी इसका हिस्सा हैं। अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? सबसे पहला किरदार इसके पीछे है चाइना, क्योंकि चाइना सोलर पैनल्स को ओवर प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर यह नहीं होता कि अगर आप सोलर लगा रहे हैं तो बीच में हमारा भी बता दें, बल्कि वहाँ इसके ऑपोजिट होता है। पिछले 20 सालों के अंदर चाइना की हुकूमत ने सब्सिडाइज़ करके इस इंडस्ट्री को सोलर पैनल की क्रिएशन पे लगाया, और चाइना इस वक्त दुनिया में 80% सोलर प्लेट्स और सोलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा उसको एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है। 80% इन द इंटायर वर्ल्ड। पिछले 20 सालों में उन्होंने सोलर मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडाइज़ करके एक जाइगेंटिक फैक्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसीलिए वो पैनल पे पैनल बनाते जा रहे हैं। पाकिस्तानी इसको सवाब का काम समझ के इंपोर्ट करी जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। फिलवक्त पाकिस्तान सोलर पैनल्स का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है आफ्टर यूरोप एंड ब्राज़ील। और रिसेंटली सोलर पैनल की प्राइस रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई, यानी कि आज से 8-10 साल पहले जो कीमत उनकी थी वो उससे अब बहुत कम हो चुकी है। ये भी शायद हैरानकुन हो आपके लिए। 2022 से 2024 के दरमियान 2 सालों के अरसे में सोलर पैनल्स की कीमत में 5 गुना कमी वाक़ई हुई 2 सालों में। सिर्फ माली साल 2024 में ही सिर्फ पाकिस्तानियों ने $2.1 अरब के सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर लिए। इसके अलावा इसमें कुछ ना कुछ इंकरेजमेंट हुकूमत की भी रही है पिछले 8 से 10 सालों में, अब से पहले। और उसकी वजह यह है कि 33% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको रिमूव किया गया सोलर पैनल्स की, और साथ साथ ज़ीरो रेटेड टैक्स रिजीम नाफिज की गई। और इसके साथ साथ ये कि बहुत से लोग सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर प्लेट्स लगाते हैं छत के ऊपर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैटरी लगा के किसी पैरेलल यूनिवर्स में निकल जाते हैं। वो कहते हैं वापडा को खुदाफिज कह रहे हैं। और ये कैसे हुआ जनाब? ये भी, इसके पीछे भी हमारा शहद से मीठा और हिमालय से ऊंचा दोस्त चीन मौजूद है। उसी की साजिश है, क्योंकि 77% दुनिया की बैटरियाँ वो अकेला क्रिएट करी जा रहा है।
दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 77% ऑफ बैटरीज एट अ ग्लोबल लेवल। और इस वजह से बैटरीज़ जो कि लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं चाइना की, उसमें 44.5% की प्राइस रिडक्शन हुई, 44% कमी उसकी कीमत में हुई। पाकिस्तानियों ने कहा कि बिस्मिल्लाह आन दो, अब तो सारी बैटरीज़ हम ही इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, उसकी वजह कि बिजली के झटके आपको भी लगते जाएंगे, मुझे भी लग रहे हैं। इसी वजह से मेरा तो भाई गुजारा नहीं हो रहा, आपका भी नहीं हो रहा होगा। तरीक़ाकार सिर्फ एक ही है कि फ़ोन करें बाहर मौजूद अपने मामू को या चाचू के बेटे को या कज़न को या बड़े भाई को, और उसे कहें कि भाई डॉलर भेजो, आगे कुर्बानी करनी है, ईद सर पे आई हुई है। बेशक वो आगे से ये कहेगा कि कुर्बानी आपके अंदर के जानवर की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने उन्हें कन्विंस कर लेना। फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है जिसके ज़रिए हम पैसे भेज दें, तो उन्हें आपने बताना है कि टैप टैप सेंड इज़ द वे टू गो, जिस तरह हमने पहले बताया था आपको। उसकी वजह यह है कि 1 मिनट से पहले पैसे यहाँ पर, इट इज़ द फास्टेस्ट वे दैट इज़ पॉसिबल आउट देयर टू सेंड मनी बैक होम। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ एक्सट्रीमली रिलायबल एज वेल। 3% से कम की रेमिटेंस कॉस्ट का हमने आपको बताया, 1 मिनट से पहले पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, मिडल ईस्ट हो या अमेरिका हो, कोई भी जगह हो। दिस इज़ योर वे टू गो। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि मेरे नाम का प्रोमो कोड MUZ मुझ इस्तेमाल करने से चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये सारे पैसे आपकी जेबों में चले जाएंगे और उसके बाद आप ईद पे अयाशियाँ मारेंगे। सो टैप टैप सेंड इज़ योर वे टू गो। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आसान तरीन तरीका कार है जनाब, डाउनलोड करें एप्लीकेशन को, प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर रेसिपिएंट की डिटेल डालें, कार्ड की डिटेल डालें और पैसे भेज दें मुझे अगर तो दिल कर रहा है। सो टैप टैप सेंड इज़ योर आंसर इफ़ बिफोर दिस ईद यू वांट टू सेंड योर मनी टू योर लव्ड वंस बैक इन पाकिस्तान। साथ साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर हुकूमत की तरफ से धक्का दिया जाना भी है इस तरफ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोज़ख की दीवार पे जाके बिठा दिया है, तो यहाँ पर भी यही किया जनाब। क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में 155% का इजाफा हुआ है। टोटल 3 सालों में 155% का इजाफा हुआ है। तो फिर जो बॉर्डर लाइन पे बैठा हुआ घर में कंफ्यूज था कि यार सोलर प्लेट्स लें या ना लें, हुकूमत ने कहा कि बिल्कुल लें और जल्दी लें, क्योंकि इसके अलावा जो हम आपको बेच रहे हैं वो लेने के काबिल ही नहीं है। तो इसीलिए ये सूरज की रोशनी से आने वाला जो सोलराइज्ड इनकलाब है, इसमें बहुत से लोगों ने इनफॉर्मली ये सेटअप लगाए। बहुत छोटा इसका चंक है जिसने ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड इंस्टॉलेशंस की, यानी कि जो रजिस्टर्ड नेट मीटर्ड कनेक्शंस हैं वो सिर्फ 4 से 6 गीगावाट की क्रिएशन के ज़िम्मेदार हैं, बाकी सारा रूफटॉप पे आज़ादी प्रोग्राम है। तो इतने बड़े स्केल के ऊपर सोलर की इंपोर्ट और पाकिस्तानियों का सोलराइज होने की वजह से कहा यह जाता है कि 25% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इस वक्त पाकिस्तान की सोलर के थ्रू की जा रही है, जिसमें यूटिलिटी लेवल की जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत बड़ा चंक है और साथ साथ रूफटॉप का चंक भी मौजूद है। और यही वो वजह है कि अभी रिसेंटली जो हमारे ऊपर इतना प्रेशर आया था पीक आवर्स का, जब हमने देखा कि तेल बाहर से नहीं आ रहा, हुर्मुज़ से 80% पाकिस्तान का तेल आता है इस वजह से, तो जो प्रेशर हमारे ऊपर एग्जर्ट हुआ, जो बार बार बिजली गई, जो कि एक बहाना होता है आपको खुश करने का, एक तो आपका सब्र भी आजमाया जाता है, सवाब भी मिल जाता है आपको, और दूसरा ये है कि बार बार खुश होने का बहाना है। बैठे बैठे एकदम लाइट आ गई, तालियां बजाई बच्चों ने, शोर मचाया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार आपको। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते और क्या दें आपको। तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी इसीलिए वाक़ई हो गई कि सोलर लोगों के घरों में मौजूद था। अगर वो भी ना होता तो फिर तो और भी ख़तरा था ना, फिर तो आपको पता है एटमी ताकत अंधेरे में ना चल जाए, ये भी एक मसला होता है। लेकिन बात यह है कि बहुत बड़ा एक चंक पावर कट्स का इसीलिए आपके सरों पे नाजिल नहीं हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द में, आपके हमसाए में या आपके अपने घर के ऊपर रहते होंगे जिन्होंने सोलर लगा रखा था। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। पाकिस्तान की सोलर एनर्जी की एक्सपेंशनिज्म जो है, इसको वसअत देने का जो रेट है, जो इसके बढ़ने का रेट है, वो दुनिया में सबसे तेज़ कहा जाता है। इट इज़ इवन फास्टर दैन वियतनाम एंड साउथ अफ्रीका एट द मोमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर नेशनल ग्रिड से पैदा होने वाली बिजली की मांग में 10.4% कमी वाक़ई हुई है। इसका मतलब ये है कि लोगों को मज़ीद बिजली नहीं, कम बिजली चाहिए पहले से। मार्च 2025 के अंदर डे टाइम डिमांड, यानी कि दिन के वक्त सुबह 9 से दोपहर 3 बजे के दरमियान बिजली की डिमांड में 1.5 से 2.25 गीगा वाट्स की कमी वाक़ई हुई है। यानी कि दिन के वक्त बहुत बड़ा चंक एक ऐसा है जो बिजली डिमांड नहीं कर रहा, क्योंकि उनके घरों में सोलर पैनल्स मौजूद हैं। 2023 और 2024 की मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेल्स, यानी कि बिजली कितनी बेची गई, उसमें 3% की कमी वाक़ई हो गई है। वैसे पाकिस्तानी आपको पता है उम्मत को बढ़ाने के लिए दिन रात बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन बिजली उन्हें कम चाहिए। क्या माजरा है? माजरा ये है कि बीच में सूरज आ गया, हुकूमत और आवाम के दरमियान में सूरज आ गया और वो कह रहा है ख़बरदार कोई मेरे पास आया। तो इसीलिए 3% डिक्लाइन इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स। और ना सिर्फ रूफटॉप्स की बात हो रही है, बल्कि इंडस्ट्रीज़ जो कारखाने लगे हुए हैं उनको भी बिजली अब कम चाहिए, क्योंकि 2023 के अंदर 31,000 गीगावाट और वो कंज्यूम कर रहे थे बिजली, जबकि सिर्फ 1 साल बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 2783 गीगावाट और तक वो पहुँच गए। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज़ भी ग्रेजुअली सोलर पर शिफ्ट होने को प्रेफर कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा एहसान जो पाकिस्तानी अवाम ने हुकूमत के ऊपर किया है, जिसको ना किसी ने माना, उल्टा हमें ही लोगों ने रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया कि आप जो है ना वो IPPs की पेमेंट्स के दरमियान में हायल हो चुके हैं, वो ये था कि सिर्फ 2026 के अंदर, मैं अब तक की अगर बात करूं तो जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस थी, यानी कि इस पूरे साल हम जो हुर्मुज़ के ज़रिए 80% तेल मंगवाते हैं,
वो इम्पोर्ट बिल हमारा इसीलिए कम हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए, और वो इम्पोर्ट बिल कम होने की वजह से आपको पता है कितने पैसे बचेंगे? एक साल के अंदर 6.3 अरब डॉलर, 6.3 बिलियन डॉलर। तो एक तरफ लोग अपनी जेब से बाहर से सोलर इंपोर्ट करके घरों पे लगवाते हैं, दूसरी तरफ वो हुकूमत का बिल भी कम करते हैं, उनको तेल भी कम मंगवाना पड़ता है, उसके बावजूद महंगाई का तूफ़ान भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये हो रहा है। एक और हैरान कुन फैक्ट आपके सामने रखता हूँ जिस पे शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। 2018 से 2026 के दरमियान, यानी कि तकरीबन 7 से 8 साल के अरसे में, सोलर एनर्जी की वजह से पाकिस्तान ने जो बाहर से तेल और गैस LNG मंगवानी होती है, उसकी पाकिस्तान में डिमांड में कमी वाक़ई हुई क्योंकि लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए, और उससे इन 7 सालों के और 8 सालों के अरसे में पता है कितने पैसे बचे? 12 अरब डॉलर, US डॉलर्स, 12 बिलियन। इतना बड़ा एहसान है ये इस हुकूमत के ऊपर। पाकिस्तान की इंपोर्टेड फ्यूल पे रिलायंस भी कम होना शुरू हो गई। RLNG के जो प्लांट्स हैं उनकी आउटपुट में 4.5 टेरावाट आवर्स की प्रोडक्शन के हिसाब से कमी वाक़ई हुई है क्योंकि लोगों को अब चाहिए नहीं। लेकिन एक मसला भी पैदा होना शुरू हो गया। वो हुकूमत जिसने 2015 के अराउंड नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस की थी, यही नून लीग की हुकूमत, जिसने उस वक्त 33% की इंपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म किया था, जीरो रेटेड टैक्स रजीम नाफिज की थी, उसको इस बात का खदशा होना शुरू हो गया कि ये तो जनाब जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनमें ही बहुत बड़ा शॉर्टफॉल क्रिएट होना शुरू हो गया है। अगर सब सोलर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो पैसे कौन वापस करेगा? अब ज़रा ये समझ लीजिए, 2015 में जब नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस आती हैं तब पाकिस्तान का बिजली का शॉर्टफॉल था 4000 मेगावाट के करीब, ठीक है। उस वक्त नेट मीटरिंग के जरिए, यानी कि यूनिट फॉर यूनिट, अगर मैं घर में सोलर प्लेटें लगा के 1 यूनिट बिजली पैदा करूँगा तो मैं वो बिजली हुकूमत को बेच के उससे बैलेंस कर लूँगा जो वापडा मुझे बेच रही है। यानी कि इस सिस्टम की एप्लीकेशन की वजह से एक ऐसा कंज्यूमर पैदा हुआ जिसको प्रोस्यूमर कहना शुरू कर दिया लोगों ने। अब प्रोस्यूमर क्या होता है? प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर। एक ऐसा बिजली का सारिफ जो बिजली की पैदावार भी कर रहा है और उसको कंज्यूम भी कर रहा है, उसको इस्तेमाल भी कर रहा है। और उनके घर में नेट मीटरिंग का सिस्टम था, ग्रीन मीटर लगे हुए थे। तो 27 रुपये पर किलोवाट आवर के लिहाज से पे किए जा रहे थे। 7 साल के लाइसेंस दिए जा रहे थे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को, 7-7 साल की परमिशंस दी जा रही थी। जो 25 किलोवाट से कम है उनके ऊपर लाइसेंस की शर्त थी ही नहीं। और इस वजह से और बाकी फैक्टर्स की वजह से और लोगों को ये जानने की वजह से कि हमारा वापडा का बिल सिफर हो जाएगा, हम यूनिट पैदा करके दिन को रात को वापडा को बेच देंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे, बिल सिफर हो जाएगा या माइनस में चला जाएगा, या वापडा की तरफ हमारे पैसे बच जाएंगे। तो आपको तो पता है कि हुकूमत की तरफ अगर 1 रुपया भी बच जाए वापस नहीं आता, यहाँ से वहाँ जाता है, ये वन वे ट्रैफिक होती है। 2025 में आके पॉलिसी मेकर्स ने एक बड़ा रिव्यू किया और उन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है हमारी सोलर पॉलिसी, इसीलिए अब सूरज को हमने कमरे में बंद करना है। और इसके बाद यूनिट फॉर यूनिट इक्विवेलेंस, यानी कि 1 यूनिट हम देंगे 1 यूनिट आप दें, हम दोनों का हो जाएगा बराबर, दोनों हंसी खुशी रहेंगे, इसको कर दिया ख़त्म। और जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है, जो लाइसेंसिंग की ड्यूरेशन है, वो 7 साल से कम करके 5 साल कर दी। और ये भी ऐलान कर दिया कि हर किलोवाट के ऊपर 1000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो भी सोलर ले रहा है, चाहे वो 5 kV है, 8 kV है, 10 kV है, 15 kV है, इतने पैसे आपने हुकूमत को अदा करने हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन ये थी, फेक न्यूज़ बहुत फैल गई कि हर महीने देने हैं। हुकूमत ने क्लैरिफाई किया कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, जब आप परचेजिंग कर रहे होंगे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार। ये वो टैक्स था जिसको लोगों ने कहा कि सनलाइट टैक्स लगा दिया, कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि सूरज आपकी फुफी का है, ये तक बोल दिया लोगों ने। कहते हैं सोलर पे टैक्स लगेगा और सूरज ताड़ी फुफी दा है, बेहदतियों और गरीब सोलर ला के भी बिजली हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद में हुकूमत ने इंटरवेंशन की और जो लाइसेंस लेने की शर्त लागू हो चुकी थी कि नेपरा से लाइसेंस लें फिर सोलर लगवा सकते हैं, इंटरप्रिटेशन इसकी ये की गई कि अब सोलर लगने दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि ये नुकसान का बायस बन रहा है हुकूमत के लिए। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इंटरवेंशन करके 25 kV से नीचे के सारिफिन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी। 25 kV से नीचे का मतलब है 99% घरों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक एवरेज फैमिली के लिए 15 kV का सोलर बहुत होता है। इसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी कहा कि नेट मीटरिंग वाले जो सारिफिन हैं उनकी वजह से बाकी सारिफिन के ऊपर तकरीबन 159 अरब रुपए का बर्डन क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो अपनी पावर जनरेशन करके यूनिट बेच रहे हैं इसलिए। तो इस तरह से तरमीम हुई इस कानून में और फरवरी 2026 के बाद से नेशनल ग्रिड का 1 किलोवाट और अगर 50 रुपये का आपको पड़ रहा है तो सोलर से पैदा करदा उसके बदले में जो आप हुकूमत को बेचेंगे उसके सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो वहाँ से इधर मेहमान आएंगे इलेक्ट्रिक यूनिट्स वो 50 रुपये में, जो हमारी तरफ से उनकी तरफ जाएंगे वो 10 रुपये में। तो नेट डिफरेंस हो गया 40 रुपये का। यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज ख़त्म हो गया। अब आ जाइए अगले सवाल पे कि अगर हुकूमत बिजली वाफिर मिकदार में पैदा कर रही है तो लोड शेडिंग क्यों होती है और सोलर से हुकूमत को मसला किस वजह से हो रहा है? तो उसका एक जवाब है कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP से कर रखे हैं। वो किस तरह, ज़रा ये सुनिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20,000 मेगावाट की एक्सेस पावर जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है, यानी कि जितनी पाकिस्तान की आवाम को बिजली चाहिए उससे 20,000 मेगावाट ज़्यादा पैदा करने की सलाहियत सिस्टम में मौजूद है। हालांकि अब भी 10% घरों के अंदर बिजली नहीं है और बहुत से इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है।
पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़ायद IPPs मौजूद हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनसे हमने मुआहदे कर रखे हैं। ये मुआहदे अब भी ख़त्म होने में या इनकी एक्सपायरीज़ में, कुछ की तो खैर एक्सपायरीज़ डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन एक्सपायरीज़ में 2030 से 35 के दरमियान के अरसे में फॉल करते हैं, यानी कि अभी 8 से 10 साल इनको और भुगतना है। कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ सकते। रीनिगोशिएट करने के ऐलान किए थे हुकूमत ने कि हम दोबारा से शराइत को तब्दील करेंगे, लेकिन अब तक कोई वाज़ेह रिज़ल्ट सामने नहीं आ सका। IPPs की ओनरशिप के हवाले से शरीफ फैमिली के अफराद का नाम भी सामने आता है, जहांगीर तरीन साहब का नाम भी सामने आता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक सबसे बड़ा चंक पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल क्लास का है, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, कारखाने ओन करते हैं, शुगर मिल्स के मालिक हैं। उन्होंने पॉलिटिकल पैटर्नेज के ज़रिए ये लगा लिए, अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स में वो इन्जॉय करते हैं, कौम मरती है। अब जब बिजली की डिमांड में कमी वाक़ई हो जाएगी, यानी कि इतनी बिजली चाहिए नहीं होगी लोगों को, तो उससे क्या होगा कि जो आपने LNG के तहत जो प्लांट आप रन कर रहे हैं, यानी कि थर्मल प्लांट्स जो होते हैं ना, जिसमें कोल भी आता है, कोयले के ज़रिए बिजली पैदा करना, फॉसिल फ्यूल से बिजली पैदा करना, फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करना और LNG से बिजली पैदा करना, सबसे बड़ा मसला वो बन चुके हैं। क्योंकि डिमांड कम हुई तो LNG जो आप बाहर से मंगवा रहे थे वो सरप्लस हो गई। अब उसका आपने क्या करना है? तो थर्मल कैपेसिटी को हुकूमत ग्रेजुअली ख़त्म करना शुरू हो गई है। 2829 मेगावाट थर्मल कैपेसिटी जो है ना, वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुकूमत ने रिटायर कर दी, क्योंकि दरकार ही नहीं थी वो अब। लेकिन ये मुआहदे टेक और पे स्ट्रक्चर्स के तहत किए जाते हैं, यानी कि हुकूमत ने जितनी कैपेसिटी IPPs आपको दें, मिसाल के तौर पे अगर 100 मेगावाट का IPP लगा हुआ है, तो अगर मैं उससे 10 मेगावाट बिजली ले रहा हूँ सिर्फ, लेकिन पेमेंट मैंने 100 की करनी है, क्योंकि मैंने फैसिलिटी 100 की ली हुई है, मैं इस्तेमाल 100 कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, अग्रीमेंट के अंदर 100 ही लिखा हुआ है। इस बुरी टर्म्स के ऊपर ये एग्रीमेंट्स हैं। जितना भी इस्तेमाल करो फुल कैपेसिटी की पेमेंट देनी है आपने। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 2025 के अंदर भी पाकिस्तान ने 2.1 खरब रुपए इन सबको दिए थे, 2.1 खरब रुपए। अब दिन को तो सोलर बहुत सा बर्डन उठा लेता है और उस तरह से डिमांड नहीं होती, लेकिन पीक आवर्स के अंदर जो पीक का टाइम होता है, शाम के बाद का वक्त, रात के बाद का वक्त, उसमें पाकिस्तान की एक्सेसिव जो एनर्जी है, उसमें पाकिस्तान की जो अक्सरियती बिजली की फरामी है, वो इन्हीं थर्मल प्लांट्स के ऊपर होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह अब क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सस्ती बिजली है, यानी कि जो हाइडल सोर्सेज से क्रिएट होती है, पानी के मंसूबों से, डैम के ज़रिए, वो इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते कि एक तो ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स बन जाती हैं। ट्रांसमिशन बॉटलनेक क्या होती है कि बिजली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, ट्रांसमिशन का निज़ाम यानी कि आप तक पहुँचाने का जो निज़ाम मौजूद है वो फ़ाल ही नहीं है, इसीलिए वो बिजली पैदावारी सलाहियत रखते हुए भी आपके घरों तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन थर्मल प्लांट्स इस मौके पे काम आ जाते हैं, क्योंकि वो ईजियर टू कन्वे होते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा पेमेंट जो है वो आप सबको करनी पड़ जाती है अपने बिल्स के अंदर, क्योंकि जो बिजली आ रही होती है हाइडल सोर्सेज होने के बावजूद पीक आवर्स में कोल से, RLNG से और फर्नेस ऑयल से आ रही होती है। इस ट्रांसमिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की वीकनेस की वजह से, वीक बिल रिकवरी की वजह से अनकवर्ड जो फाइनेंशियल बर्डन है वो सारा कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है। और 2024-25 की अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो उस दौरान भी 18.6 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ वीक ट्रांसमिशन और पुअर बिलिंग की वजह से हम सब की गर्दनों पे उतार दिया गया। साथ साथ पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का भी हिस्सा है। इसी वजह से फिस्कल डिसिप्लिन दिखाने के लिए कंसिस्टेंटली कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट आपने डॉलर में किए हुए हैं, अगर रुपए की कदर में कमी वाक़ई हो जाए तब भी बिलिंग में बहुत ज़्यादा पैसे आपको दरकार होते हैं। बेशक घरों में आने वाली बिजली पाकिस्तान में इस खिते के अंदर अब भी लो प्राइस्ड इलेक्ट्रिसिटी में आती है, 0.064 $0.064 US पर किलोवाट आवर के लिहाज से। लेकिन अगर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यानी कि कमर्शियल यूनिट की बात करें, तो वो खिते का सबसे महंगा यूनिट है। $0.154 बनता है पर किलोवाट आवर, जो कि मलेशिया से भी ज़्यादा है, हिंदुस्तान से भी ज़्यादा है और बांग्लादेश से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन मंसूबों को आप बंद नहीं कर पा रहे, इसीलिए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में सारी की सारी महंगी बिजली हमें ख़रीदनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 11 सरकार की हैं और एक के इलेक्ट्रिक है कराची वाली, ये इतनी इनएफिशिएंट हैं कि 17.5% बिजली जो पैदा होती है वो सारी की सारी लाइन लॉसेस में बर्बाद हो जाती है। यानी कि जो मुकम्मल पैदावार है उसका 17% जो बर्बाद कर देती हैं ट्रांसमिशन की वजह से, उसके पैसे भी हम देते हैं। यानी कि कहीं ट्रांसफार्मर उड़ गया, कहीं लाइन लॉसेज हो गए, कहीं पुअर ट्रांसमिशन हुई, तो वो भी मैंने ही पे करना है, मैं घर में सो रहा हूँ, मेरा कसूर भी कोई नहीं है। इसके अलावा रेवेन्यू रिकवरी शॉर्टफॉल भी है। कुछ इलाकों में तो 39% शॉर्टफॉल है, इतने ज़्यादा लोग बिल नहीं देते। रेवेन्यू रिकवरी शॉर्टफॉल की वजह से 132 अरब रुपये का सालाना नुकसान हो रहा है। डिस्कोस की है ये परफॉर्मेंस जनाब। कहा जाता है इसे प्राइवेटाइज़ कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए वाफिर बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग की जाती रही। उसकी मुतादिद वजूहात हैं। पहली ये है कि फ्यूल शॉर्टेज का ख़तरा, दूसरी ये है कि टैरिफ्स जो हैं वो कॉस्ट को कवर ही नहीं करते। जब टैरिफ यानी कि बिजली के बिल जो होते हैं उससे बिजली की पैदावारी सलाहियत की जो लागत है वो पूरी नहीं हो सकती, तो एक तो कैश शॉर्टेज हो जाती है, दूसरा यह है कि जानबूझ के बिजली बंद की जाती है क्योंकि पैसे आगे तक पहुंच ही नहीं रहे होते। तो जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो डिस्कोस भी बिजली इंटेंशनली प्रोड्यूस करना बंद करेंगे। जो पावर जनरेटर्स हैं उनको पैसे वक्त पे नहीं मिलते, फ्यूल सप्लायर्स को पैसे वक्त पे नहीं मिलते, और इसी वजह से डिलीवरीज भी स्लो हो जाती हैं और पूरा निज़ाम गैर फ़ाल हो जाता है। हालांकि निज़ाम में कैपेसिटी मौजूद होती है, लेकिन आपकी घर की दहलीज तक बिजली पहुँचाने के लिए उनके पास
जो एफिशिएंसी दरकार है वो नहीं होती। और साथ साथ LNG के जो मंसूबे हैं, जो LNG के ऊपर प्लांट्स चल रहे हैं, वो पीक आवर्स में सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। जब LNG कतर से नहीं आ रही थी तो लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ी। और इसी दौरान जब हमने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट की तारीफ कर दी तो लोगों ने कहा कि ये कैसी बकवास बात है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो जनाब ये वजह है कि जंग अगर जारी रही तो अंदर से ये नुकसान हो रहा है, इसको समझें। तो जहाँ ये वक्त था कि पाकिस्तान की एक सोलर रेवोल्यूशन से हुकूमत फ़ायदा उठाती और सोलर को अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ काम करने वाला नहीं बल्कि सपोर्ट करने वाला समझते, वो इसलिए नहीं कर पाए कि एक पहली बुनियादी वजह डिस्कोज़ की पुअर रेगुलेशन, दूसरी वजह पुअर ट्रांसमिशन सिस्टम, दुनिया के सबसे बेकार ट्रांसमिशन सिस्टम्स में से एक सिस्टम, तीसरा IPPs। इन 3 कैंसर ज़्यादा महकमों को रिफॉर्म नहीं कर पाए, इसीलिए सोलर वर्सेस द गवर्नमेंट हो चुका है। एक अच्छी चीज़ हुई है जो कि EV पॉलिसी थी हुकूमत की 2025-30 की, जो अभी अनाउंस हुई। उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो होगी ट्रांसपोर्ट की, वो $1 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू है वो हर साल का बचा कर देगी। और साथ साथ ये है कि हमें पता है कि 21 से 23% ग्रीन हाउस जो एमिशंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं पाकिस्तान में। कारखानों का धुआं बाद में आता है, गाड़ियों का धुआं इतना है, एक एलीट स्कूल को छुट्टी हो जाए, हर बच्चे के लिए सेपरेट रेंज रोवर आ जाती है। तो उस वजह से इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है गैसेस का, इतनी कार्बन एमिशन होती है कि आपको हर साल लाहौर जैसे शहर में स्मॉग देखने को मिलती है। तो उसमें भी कमी वाक़ई हो जाएगी अगर आप EV की तरफ शिफ्ट करेंगे। आपका जो ऑयल का इंपोर्ट बिल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। साथ साथ EV पॉलिसी 2025 की जो अनाउंस कर रही है कि जनाब 30% जो तमाम व्हीकल्स हैं, जिसमें 3 व्हीलर भी हैं, 2 व्हीलर भी हैं, 4 व्हीलर हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, 2030 तक वो ये कहते हैं कि 30% हमने EV करना है पाकिस्तान की जो नई व्हीकल्स हैं उसमें। तो उससे 50,000 ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी। इसी वजह से वो कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं। उन्होंने सेल्स टैक्स भी 1% पे ले आए हैं EV व्हीकल्स के लिए। लेकिन अब ये कितना अप्लाई होता है ये तो अगले 5 साल में मालूम होगा। और सोल्यूशन यही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो खाने की प्लेट नहीं बल्कि सोलर की प्लेट पर पैसे लगाएं। इसके अलावा आपका ये महंगाई का क्राइसिस, ये महंगा पेट्रोल, इसका मसला हल नहीं हो सकता। EV पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए। हुकूमत ये कहती है 3000 चार्जिंग स्टेशन लगा कर देंगे 2030 तक। देखना ये है कितनी एप्लीकेशन होती है। लेकिन जहां मैंने आपको लोड शेडिंग का जवाब दिया, एक और जवाब भी है कि ये फ्यूल के अंदर जो वारदात होती है वो क्या है। क्योंकि अगर हम EV पे शिफ्ट नहीं करेंगे तो फ्यूल तो महंगा होता जाएगा, क्योंकि फ्यूल के अंदर जो वारदात हो रही है वो टैक्सेशन की वारदात नहीं है। इस वक्त 399 रुपये फी लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल बिक रहा है। और गवर्नमेंट ने जो फिस्कल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो फ्यूल को बना लिया है। यानी कि अगर आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ना, टैक्स पूरा नहीं हो रहा तो पेट्रोल महंगा कर दो। दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिसकी इक्तसादी पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लानिंग पता है क्या है? अगर पैसे जेब में कम हुए ना तो पेट्रोल महंगा करके बराबर कर लेंगे। ऐसा फाइनेंशियल प्लान मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं है जो यहाँ पे है। अच्छा, अब वारदात क्या होती है, बारीक वारदात क्या होती है कि जो सेल्स टैक्स होता है ना वो नहीं बढ़ाते, लेवी बढ़ाते हैं। फ़र्क क्या है? सेल्स टैक्स जो है वो NFC के अंडर आता है, यानी कि जो सेल्स टैक्स पाकिस्तान से इकट्ठा होगा उसका 57% सूबों को मुंतकिल किया जाएगा, जो कि हमारे ऊपर ही लगेगा। अगर मैं पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ तो कल को वही टैक्स मेरी ज़िंदगी की बेहतरी के ऊपर हुकूमत लगाएगी। तो NFC के अंडर आने वाला ये सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया जाता, बढ़ाई क्या जाती है लेवी, जो कि नॉन टैक्स है। ये शायद आप लोगों को पता ही ना हो कि लेवी टैक्स नहीं है। मुझसे भी माजी में ये गलती होती रही कि मैं यही समझता रहा कि लेवी में और टैक्स में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन लेवी जो है वो नॉन डिविजिबल है, यानी कि ये सूबों में डिवाइड ही नहीं होती, ये फेडरेशन की जेब में जाती है। विफाक अपनी जेब में इसको डालता है, ये टैक्स के अंडर आती ही नहीं है। आसान तरीन रेवेन्यू जो कि एक फ़ेडरल कंट्रोल के अंडर है, जो कि आसानी से एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन करके हुकूमत आपसे छीन सकती है, वो ये है कि लेवी बढ़ा दो। लेवी ना सूबे के ऊपर लगेगी, ना आपके ऊपर लगेगी, ना उसका कोई सवाल करेगा, ना जवाब मिलेगा। और इस वक्त जो टोटल टैक्स है उसका 80%, यानी कि फ्यूल की जो एक्चुअल प्राइस है उसके अलावा 80% जो प्राइस है ना वो लेवी में जा रही है। 1 लीटर के पीछे 160 रुपये हम लेवी अदा कर रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर कभी भी नहीं लगेगी। तो हमें लॉजिक ये पेश की गई कि पीक आवर्स में बिजली बहुत महंगी होती है, इसी वजह से बिजली बचाने के लिए, क्योंकि पीछे फ्यूल नहीं है, LNG नहीं है, उससे बिजली नहीं बन सकती, बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, लोड शेडिंग हो रही है, तो इसीलिए 10 बजे शादी हॉल बंद कर दें, 8 बजे मार्केट बंद कर दें, जिससे शहर बन गए हैं कब्रिस्तान। ये इतनी बेवकूफ़ाना पॉलिसी है ना कि इससे उल्टा नुकसान हो रहा है हुकूमत को। अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें, अब मार्केट्स और मॉल्स जो हैं वो 8 बजे आप बंद कर देते हैं, ठीक है। सबसे प्रोडक्टिव जो रिटेल विंडो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, बाकी सेक्टर्स की, पाकिस्तान के अंदर दुकानदारी की, कपड़ों के बिज़नेस की, शादी हॉल्स की, वो विंडो है ही ये 7 से 8 बजे से लेकर रात 11 से 12 बजे के दरमियान में। इस दौरान सारा बिजनेस होता है, ये पीक आवर्स होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इस लॉकडाउन, जो पॉइंटलेस लॉकडाउन है जिससे पावर कुछ नहीं बच रही, बजाय इसके कि आप बिजली चोरी करने वालों को पकड़ते, बजाय इसके ट्रांसमिशन लॉसेस को ख़त्म करते, बजाय इसके पावर एफिशिएंसी को बेहतर करते, बजाय इसके कि IPPs के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनिगोशिएट करते, डिस्कोस को ठीक करते, प्राइवेटाइजेशन करते, आपने क्या कहा? दुकानें बंद कर दो, तालियां बजाएं। इसका नुकसान पता क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि 25 से 30% डिक्लाइन हो गया है तमाम कारोबार जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके डेली रेवेन्यूज़ में, विच ट्रांसलेट्स टू 100 बिलियन रुपीज़ लॉस पर वीक। हुकूमत के सर पैर ना होने वाले लॉकडाउन्स की वजह से हर हफ्ते 100 अरब रुपए का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हो रहा है। और टैक्स रेवेन्यू, यानी कि ये सारी सेल्स पे जो टैक्स इकट्ठा होना था वो 50 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है टैक्स रेवेन्यूज़ में। 1 करोड़ वर्कर अफेक्ट हो रहा है।
अपना टैक्स अपने ही कलम की जुम्बिश से बंद कर दिया, तालियां बजाएं, ये है हुकूमत। और मैं इस्लामाबाद से अभी होकर आया हूँ, लाहौर में भी देख रहा हूँ, हर बड़े शहर का ये हाल है। जैसे ही बिजली बंद करते हैं ना, जनरेटर ऑन हो जाते हैं। तमाम जनरेटर्स में फ्यूल ही इस्तेमाल हो रहा है जो बचाने के लिए कर रहे हो सारा कुछ। कोई सर पैर है इस पॉलिसी का? मुझे मालूम है इसका क्लिप नहीं निकलेगा। क्लिप सिर्फ उसका निकलता है जब मैं एक सियासतदान की बात करूँ, इसके अलावा नहीं। क्योंकि जहाँ पे हुकूमत पे तनकीद और अवामी मसाइल के इशू की बात होगी वहाँ सबके कान बंद होंगे। हाँ, जहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी वहाँ पर सब हाथों हाथ खरीदेंगे उसको और हमें गालियाँ देंगे। इन मसाइल पे अप्रिसिएशन नहीं होगी। तो एंड पे सोल्यूशन जो किसी ने सुनने नहीं है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान को ईवी की तरफ जाना चाहिए, दूसरा ये कि सोलर को अपना दुश्मन ना समझें। आप इन IPPs को रीपर्पज़ करके एसेट बना सकते हैं, ग्रिड लेवल की स्टोरेज फैसिलिटी बना सकते हैं। इसको आप पेमेंट बाहर करते रहें, लेकिन आप स्टोरेज फैसिलिटी पैदा करेंगे, लोग बैटरियों पे पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, आपको पैसे देंगे। ये सारी लाखों की बैटरियाँ जो बाहर के मुल्क में रेवेन्यू जा रहा है सारा उड़ के, ये आपकी जेब में जाना चाहिए था अगर आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क ठीक होता तो उसको ठीक करें। इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन मॉडल को फ्लेक्सिबिलिटी ओरिएंटेड फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएँ। सोलर ओनली से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो एनर्जी स्टोरेज है फिल वक्त वो सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में हो ना हो, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी हुकूमत के पास तो है कोई नहीं, आवाम अपना हल निकाल सकते हैं। और साथ साथ ये है कि हमें इन IPPs का कुछ करना पड़ेगा, हमें डिस्कोस का कुछ करना पड़ेगा, इनमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी। और ये जो लेवी बढ़ाने का हमने एजेंडा ढूंढ रखा है, इसके ऊपर हमें बजाय इसके कि FBR की रिफॉर्म करें, टैक्सेशन को बेहतर करें, माफिया से टैक्स लें, एलीट से टैक्स लें, अशराफिया से टैक्स लें, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेशन करें, हम लेवी बढ़ा के आवाम की जेब काटी जा रहे हैं। आप कोई ऐसा टैक्स निज़ाम लेके आएँ, एडवांस टैक्स